नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? एवरेज बच्चे को टॉपर बना दे और फेल होने वाले बच्चे को पास करा दे। जी हाँ, आज के हमारे दोनों चैप्टर्स कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सीरीज में ऐसे ही है। जिसकी नैया डूब रही हो उसकी नैया पार लगाने के लिए चैप्टर्स आए हैं। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स। इन दोनों चैप्टर से मिला के आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स का पक्का आना ही आना है। हम इन चैप्टर्स के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन दोनों चैप्टर का क्विक रिविजन करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे मेरे भाई बहन जो अपने आप को एवरेज मानते हो, उनके लिए तो बेटा ये संजीवनी बूटी का काम करेगी। देखिए, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर हम इसी एक सिंगल पेज से रिवाइज करने वाले हैं। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फटाफट से रिवीजन चालू करते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए क्या होती है, सभी बच्चों को ये रिवाइज करके फिर 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर दूसरे चैप्टर के रिवाइज करके फिर 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसी में से आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिले लेकिन कॉन्सेप्ट वही मिलने वाले हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब होता है कि ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ट्रांसवर्स नेचर है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती नहीं है। और वैक्यूम में सभी की स्पीड कितनी होती है? 10 to 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे तो अगर मैं वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम की बात करूं तो सभी कलर की लाइट के लिए भी स्पीड अलग अलग होती है। गामा रेज के लिए लाइट अलग होगी, एक्स रेज के लिए लाइट अलग होगी, लेकिन वैक्यूम में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होती है, 10 to 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, वैसे इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होगी, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है और परमिएबिलिटी कितनी है। तो वैक्यूम के लिए μ0 और एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आता है बेटा? 10 to 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, आगे चलते हैं। वैक्यूम में जो स्पीड है 10 to 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही स्पीड मीडियम में कितनी हो जाएगी? मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? μm एप्सिलॉन m, मीडियम की परमिटिविटी और मीडियम की परमिएबिलिटी। ठीक, तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है इन मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज ये सारे कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं। ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। देखिए क्या रिलेशन है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू का रेशियो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट के। आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भी रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ठीक, किसी भी इसकी जो इक्वेशन लिखते हैं हम, E इज इक्वल्स टू E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, या फिर B इज इक्वल्स टू B0 sin kx माइनस ओमेगा टी। उसमें E0 और B0 तो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू। और ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2πf। ये क्या होता है बेटा? एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मतलब 2π सेकंड में कितने रिपीटेशंस कंप्लीट। एंगुलर वेव नंबर का मतलब है 2π मीटर में, लेंथ में, 2π मीटर की लेंथ में कितनी वेव लेंथ कंप्लीट। ये एंगुलर वेव नंबर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2π/λ। और स्पीड ऑफ लाइट को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेव नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू ω/k। ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे, जिन जो भूल गए हैं उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है और इंटेंसिटी होती है। इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E/RMS², एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? B/RMS² 2μ0। उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगी? टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक, जो कि सॉल्व करके कितनी आती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E0²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में कितनी हो जाएगी? B02/2μ0। ठीक, और उसके अलावा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर इसको पॉइंटिंग मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी होती है बेटा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बन जाती है? पावर। तो पावर अपॉन एरिया ही क्या है? इंटेंसिटी। एक बार फिर से रिवाइज करिए, बताइए मुझे इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगी? पावर। तो पावर अपॉन एरिया। क्लियर? और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है? इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ C एप्सिलॉन नॉट E0²। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक, मोमेंटम और प्रेशर, इन दोनों को फॉर्मूले को याद रखने का क्या तरीका?
अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एवरेज एनर्जी यू है, कितनी है, यू, यू, ठीक, आप यू, तो वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो उसके पास कितना मोमेंटम होगा, या अगर वो किसी सरफेस से टकरा रही है, जिस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस पे अगर यू एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है, यू बाई सी। क्या बोला, यू बाई सी। और उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास प्रेशर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर। जो वो किसी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो उस सरफेस पे प्रेशर लगाती है, उसे क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है आई बाई सी। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, यू बाई सी। उसमें यू क्या है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है और यू एनर्जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने सरफेस पे ट्रांसफर कर दी, तो यू बाई सी के बराबर का मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया इस पे, और सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे ही अगर किसी सरफेस पे मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ तो फोर्स नहीं लगेगी, और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर नहीं होता, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आई बाई सी। अगर कोई सरफेस पे पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्सॉर्ब हो गई तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, यू, तो यू बाई सी क्या हो गया, मोमेंटम, और इंटेंसिटी क्या होती है, आई बाई सी। ठीक, लेकिन अगर कोई लाइट 100% रिफ्लेक्ट होके चली जाए, क्या बोला मैंने, 100% रिफ्लेक्ट होके चली जाए, एब्सॉर्ब ना हो, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, डबल, 2u बाई सी, और कितना प्रेशर लगेगा, डबल, 2i बाय सी। क्लियर, ये एब्जॉर्प्शन के लिए है और रिफ्लेक्शन के लिए डबल डबल हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। क्लियर। अब बेटा ये मैंने आपको सारे फॉर्मुलेज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें रिवाइज करवा दिए हैं, जिनके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक काम आपको करना है, इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्शन के तरीके, डिटेक्शन के तरीके, ये मैंने यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। ठीक, इसके अलावा आपके मेन नोट्स में भी है, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी याद करनी है। इसके ऊपर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो ये आपको करना है। ठीक, गामा रेस के लिए प्रोडक्शन कैसे होती है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई से, और कहाँ कहाँ यूज होती है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक, स्टेरलाइज करने के लिए यूज होती है, एक्सरेज आपको पता ही है, एक्सरेज क्रैक्स डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है, मेडिकल डायग्नोसिस में हमारी हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे कराते हैं, वहां यूज होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट सन से भी आती है और हमारी स्किन को डैमेज करती है, स्किन कैंसर क्रिएट करती है। अल्ट्रावायलेट लाइट से हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट कहां से निकलती है, वेल्डिंग जब करते हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है, इसलिए वो क्या कहते हैं, फेस कवर यूज करना होता है, आई ग्लासेस यूज करने होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक, विजिबल लाइट से तो आपको पता ही है, हम देखते हैं विजिबल लाइट। इंफ्रारेड अर्थ की वार्मथ के लिए अर्थ की वार्मथ को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है किसकी वजह से, इंफ्रारेड की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, इंफ्रारेड की वजह से। माइक्रोवेव किस काम आता है बेटा, माइक्रोवेव रडार सिस्टम में, रडार नेविगेशन में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। एरोप्लेन उड़ रहे हैं, उन एरोप्लेन से कम्युनिकेट करने के लिए। जब बेटा एरोप्लेन उड़ रहा है तो वहां पे गूगल मैप थोड़ी ना है, गूगल मैप थोड़ी ना ये कहेगा कि टेक लेफ्ट आफ्टर 500 मीटर्स, सड़क थोड़ी ना है वहां पे। प्लेन को क्या पता होगा, पायलट को क्या पता होगा, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक, तो उससे कम्युनिकेट करेगा नीचे से कोई बैठा हुआ व्यक्ति या कोई सिस्टम, और जिस मेथड से वो कम्युनिकेशन चलता है उसका नाम है रडार, और वो यूज क्या करता है, माइक्रोवेव्स। क्लियर। इसी तरीके से हम टेलीफोन पे अगर बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, तो हम कौन सी वेव यूज करते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आपको रटनी ही पड़ेगी। ठीक, तो हम चलते हैं अब कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसी तरीके से मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। इसी तरीके से उसके बाद सेमीकंडक्टर चैप्टर में मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा और उसमें भी 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, और इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का क्वेश्चंस आएंगे। आप बस कर लीजिए इनको, इसमें से कुछ छोड़िए नहीं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। इसको वीडियो को जरा सा भी ऐसा मत कर देना, ठीक, पूरी देखनी है। अरे भैया ये तो पहले ही लाइन क्वेश्चन आ गया, शेयर क्वेश्चन आ गया। अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, 2 सर्कुलर प्लेट है और 12 सेंटीमीटर रेडियस है इन दोनों प्लेट्स की, और कितना सेपरेशन है, 5 mm। और कैपेसिटर को बेटा हमने चार्ज कर दिया एक्सटर्नल सोर्स से, और इसके इन दोनों के पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज दे रखा है 1.87 10 to the power 9 वोल्ट पर सेकंड। देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है। आइए सबसे पहले हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। बेटा कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यही है एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना, सर्कुलर प्लेट है तो सर्कुलर प्लेट के लिए एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 10 to the power -2, उसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, और 10 to the power -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 10 to the power -4। अपॉन में क्या आएगा,
समझ में आ रही है ना? एप्सिलॉन नॉट पुट किया यहाँ पे, एरिया की वैल्यू क्योंकि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर रेडियस थी तो 12 इंटू 10⁻², उसका होल स्क्वायर कर दिया, रेडियस का स्क्वायर। अब बेटा डी, सेपरेशन कितना दे रखा है दोनों प्लेट के बीच में? 5 mm, 5 इंटू 10⁻³ आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है तो आप पुट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन भी सीखो आप मेरे से प्लीज, आप मुझसे कैलकुलेशन भी सीखिए, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और यहाँ पे 8.85, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो काफी लेंथी सा हो जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे पाई है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, मुझे दिखाई दे रहा है कि पाई है और एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं पाई और एप्सिलॉन नॉट और इसमें से अगर मैं 4 बाहर निकाल लूं, क्या बाहर निकालू बेटा? 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बन जाएगा, ठीक। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ तो अगर इसमें से 4 बाहर निकाल लूंगा तो ये कितना बचेगा? 4 इंटू 3 is 12, 4 इंटू 6 तो 36 नहीं बचेगा। क्लियर? तो ये बच गया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 36 और 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 10⁻⁻1 बचा है यहाँ पे, अपॉन में क्या बच रहा है? 5। क्लियर? और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्टली याद है हमें, 9 इंटू 10⁻⁹ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे पुट कर दूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट कर देता हूं 1/9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? अब ये 9 इंटू 4 कितना हो गया? 36। इजी कैलकुलेशन। और 4/5 कितना होता है आपको पता है? 0.8। 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻9 और -1 कितना हो जाएगा? -10। तो 0.8 इंटू 10⁻10, 0.8 ये है इंटू 10⁻10, पिको का मतलब 10⁻12 तो 80 पिको फैरेड। लेकिन 80 पिको फैरेड तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ए और डी ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब अभी हमें डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें बिना फाइंड करे काम नहीं चलेगा। कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको? ठीक है। जहां कहीं भी बेटा आपको दिखाई दे, एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे और पाई दिखाई दे एक साथ, वहां हमेशा क्या बना लो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 4 नहीं भी हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन आपके लिए। क्लियर? तो 80 पिको फैरेड तो हमारा कैपेसिटेंस आ गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। ये है इसमें जो इसमें शेयर मैंने लगा रखा है, शेयर क्वेश्चन है ये, किस वजह से है? इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड करेंगे बताइए? डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड कर दो। कैसे फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं फाइंड कर सकते। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से डायरेक्ट। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट करंट फिर कैसे फाइंड करेंगे? यही इसीलिए ये शेयर क्वेश्चन है। आइए मैं आपको समझाता हूं। धीरे धीरे इस कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज इस पे और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे बेटा। और जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे वैसे वैसे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने का रेट दे रखा है, ये दे रखा। ठीक, तो मैं क्या कैपेसिटर के लिए लिख सकता हूँ? Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। और मुझे चार्ज नहीं, मुझे करंट निकालना है। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे चार्ज के रेस्पेक्ट में, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में, dQ/dt, C इंटू क्या हो जाएगा? dV/dt। खत्म। इसके आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सोचना ही अपने आप में शेयर बनने वाली बात है। सोचना ही, फिजिक्स में शेयर बनने के लिए अगर आपने सोच लिया, आपको ये क्लिक कर गई बात कि आप इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बन गया बेटा? करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटेंस की वैल्यू अभी तो आई है हमारी कितनी? 80 पिकोफैरेड यानी कि 10⁻⁻12 और dV/dt की वैल्यू कितनी रखी है? 1.87 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻12 और 9 ये बचेगा 10⁻³ और 1.87 इंटू 80 ये कितना आएगा? 1.8 इंटू 8 अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो 0.8 इंटू 18 अगर मैं करूं तो 15, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 0.15 एम्पियर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया 0.15 एम्पियर और कैपेसिटेंस कितना? 80 पिको फैरेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसमें? डी। समझ में आ गया? पहला ही क्वेश्चन अच्छा लगा आपको? आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर बेस्ड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये न्यूमेरिकल टॉपिक भी है और इस न्यूमेरिकल टॉपिक में ये क्वेश्चन का लेवल आपको सॉल्व करके जाना ही चाहिए। समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? जो अपने आप को एवरेज मानते हो उन्हें भी समझ में आ गई? ठीक, ये फॉर्मूला तो पता है Q इक्वल्स टू CV और ये भी पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/d। कोई समस्या इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 4,
कह रहा है वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वेवलेंथ के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा। ठीक, क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक मोड एक्टिवेटेड। आइए आपको इस क्वेश्चन को 3 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद 3 सेकंड। फ्रीक्वेंसी तो कैसी रहती है, सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ओनली। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप अगर सॉल्व करेंगे इसे, डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, यहाँ भी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कह रहा डबल हो गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, तो बी नहीं होगा, ए, सी और डी होंगे। और उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है तो आपको पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, बाकी किसी भी जगह स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी, कम। और आपको पता है स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक वेव के लिए एक पैटर्न की जो लेंथ होती है उसको मैंने क्या लिख लिया, वेवलेंथ। और अगर एक पैटर्न के लिए लेंथ वेवलेंथ के बराबर है तो जो टाइम लगेगा वो किसके बराबर लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। क्या मैं लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। अगर मीडियम चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, सबको पता है। लेकिन अगर मीडियम चेंज होगी, वैक्यूम से किसी भी मीडियम में लाइट जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी घटेगी, लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज होगी, तो राइट हैंड साइड में घटने के लिए क्या बचा, वेवलेंथ ही तो बचा। फ्रीक्वेंसी तो केवल सोर्स की प्रॉपर्टी है, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है। तो अगर वेलोसिटी घटेगी तो वेवलेंथ भी घटेगी। तो वेवलेंथ किसमें घट रही है, वेवलेंथ इज हाफ, इसमें घट रही है। वेवलेंथ इसमें तो कांस्टेंट दे रखी है, इसमें कांस्टेंट दे रखी है, इसमें कांस्टेंट दे रखी है, इसमें डबल दे रखी है, और इसमें वेवलेंथ डबल दे रखी है। वेवलेंथ डबल तो होगी नहीं भाई, हमें ही नहीं पता कि कितने टाइम्स घटेगी, पर घटेगी तो है ही। तो करेक्ट आंसर इज ए। हो गया क्लियर, खत्म। अदरवाइज इसको अगर मैं प्रॉपर आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक, बहुत टाइम टेकिंग है। मैं आपको इसको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊं। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। क्या मैं लिख सकता हूं, लैम्डा एफ। ये कहां पे है बेटा, ये वैक्यूम है। और अगर किसी मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, ये स्पीड चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, सी बाई वी इज इक्वल्स टू एफ से एफ कैंसिल, क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय लैम्डा डैश। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या मैं लिख सकता हूं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है बेटा, याद है किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, बोलो नहीं याद, स्पीड ऑफ लाइट सी को क्या लिखोगे, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी रिवाइज करवाया था स्टार्ट करने से पहले। और स्पीड ऑफ लाइट मैं लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम। म्यू एम मतलब मीडियम का परमेबिलिटी, मीडियम की परमेबिलिटी को लिख लूंगा म्यू नॉट म्यू आर, और मीडियम की परमिटिविटी को लिख लूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, इसमें से 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, ये बन जाएगा सी। और बचा हुआ क्या रहेगा, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्या क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे सी बाई वी फाइंड करूं तो सी बाई वी की वैल्यू ये इस तरफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, लैम्डा बाय लैम्डा डैश। तो यहाँ से लैम्डा डैश, नई वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय अंडर रूट म्यू आर। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी रखी है, 1, और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी रखी है, 4। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। लैम्डा बाय रूट 4 यानी कि लैम्डा बाय 2। क्लियर हो गया? तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक, तो ये इसको सॉल्व करने का सही तरीका है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आप कम समय में निपटा सकते हैं, अगर आपको ये सब टाइम भी लग रहा है तो वो ट्रिक भी आपने देख ली। ठीक, और ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट कर लिया। मैंने कहा ना कि मैं केवल 5 कॉन्सेप्ट में सारा कवर करवा दूंगा, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का आना है। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखते चले जाइए। यही काम फिर हम किसके लिए करेंगे, सेमीकंडक्टर के लिए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। असर्शन रीजन, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट ट्रांसवर्स वेव है, अभी प्रॉपर्टी बताई थी शुरू में ही, है ना, जिसमें ऑसिलेशन चलते हैं वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बट नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। झूठ बोल रहा है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो असर्शन क्या हो गया, गलत। अगर असर्शन गलत तो भाई दोनों ही गलत होंगे फिर तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी। क्लियर? नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। आपका फेवरेट आ गया मैच द फॉलोइंग, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल फोकस्ड चैप्टर्स नहीं है, इसलिए इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए फॉर्मूले याद करिए इसकी हेल्प से।
द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट बाई बी नॉट। अरे भाई ई नॉट बाई बी नॉट अभी रिवाइज नहीं करवाया था बेटा, तो क्या आपको समझ में आ रही है कि मैंने उस एक पेज पे जो रिवाइज करवाया था वही सब कुछ दिख रहा है, वही सब कुछ आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में भी दिखने वाला है पक्का। तो ई नॉट बाई बी नॉट किसके बराबर है? सी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। क्लियर? तो एक इससे मैच हो गया आर से। एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया दिखाई देगा। एक इससे मैच हो गया आर से। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर क्या होता है? यू बाई सी। ठीक, और सॉरी मोमेंटम क्या होता है? यू बाई सी, और प्रेशर क्या होता है? आई बाई सी। ये याद रखना है बस। मोमेंटम क्या होता है? यू बाई सी, और प्रेशर क्या होता है? आई बाई सी। यू बाई सी में यू क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, और आई बाई सी में आई क्या है? इंटेंसिटी। तो हमें पहले क्या बताना है? प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आई बाय सी। ठीक, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिख के दिखाया था, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम में कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम। मुझे उम्मीद है आप धीरे धीरे करके इस चैप्टर में इन क्वेश्चन की हेल्प से कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आपने पिछले 5-10 मिनट में अगर कुछ भी नया सीखा है तो लाइक करके मुझे बताइए, मुझे पता तो चले कि आप कुछ सीख रहे हो, मेरी मेहनत का कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? पावर। तो पावर अपॉन एरिया, ये क्या होगी बेटा? इंटेंसिटी। क्लियर? एक बार ये देख लीजिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम में कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम में कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम। क्लियर? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम, ये मीडियम में है। और वैक्यूम में कितनी? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे और म्यू एम एप्सिलॉन एम की वैल्यू जैसे मैंने पुट करके दिखाई थी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर म्यू नॉट म्यू आर, तो फिर आप वी बाई सी फाइंड करेंगे, किसके बराबर आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी के ऊपर। ये मोमेंटम और प्रेशर के ऊपर बेस्ड केस स्टडी है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला जल्दी बताओ बेटा, अभी याद करवाया था आपको। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद करवाया था, आपको यू बाई सी। यू क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर सरफेस ने 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो यू बाई सी। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा? 2u बाई सी। ठीक, इसी तरीके से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कितना लगेगा? I बाई सी। 100% एब्जॉर्प्शन के लिए, 100% रिफ्लेक्शन के लिए 2i बाई सी। अब अगर ना 100% एब्जॉर्प्शन हो और ना 100% रिफ्लेक्शन हो, 90% एब्जॉर्प्शन हो रहा है मान लेते हैं 90%, तो 100% एब्जॉर्प्शन के लिए कितना मोमेंटम ट्रांसफर था? u बाई सी। 90% के लिए कितना हो जाएगा? u बाई सी का 90% 0.9 u बाई सी। प्रेशर कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 90% ऑफ I बाई सी, 0.9 I बाई सी। क्लियर हो गया? तो आइए न्यूमेरिकल लेके आते हैं इसके ऊपर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितना प्रेशर? प्रेशर का क्या फॉर्मूला? सीधा I बाई सी, खत्म। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स के साथ खेलना चाह रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, ऐसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर होती है, चेंज करना पड़ेगा इसको। फॉल्स होना नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, पूरी तरीके से क्या करेगी? एब्जॉर्ब। क्वेश्चंस में आपको इन्हीं चीजों का ध्यान देना है, इन्हीं चीजों का। रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, कितने परसेंट रिफ्लेक्टिंग है, कितने परसेंट एब्जॉर्ब कर रही है, इन्हीं चीजों का ध्यान। नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब वो 100% क्या करेगी बेटा? एब्जॉर्ब। तो मोमेंटम अगर पूछेगा तो कितना ट्रांसफर होगा? यू बाई सी। प्रेशर पूछेगा तो कितना लिखेंगे? आई बाई सी। तो इसमें क्या पूछा है हमसे? प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा प्रेशर का? आई बाई सी। और आई कितना? 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे अपॉन में क्या आएगा? 10 टू द पावर -4, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर +4। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4। द करेक्ट आंसर इज डी। क्या बात समझ में आ गई? थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं तेजी से। A point source of electromagnetic radiation has an average power output of 1500 watt. ये अच्छा क्वेश्चन है। The maximum value of electric field at a distance 3 meter from this source. यहाँ पे मैं लाइन लगाना भूल गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करिए। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि पावर दे रखी है 1500 वाट, 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, वो भी मैक्सिमम वाली। कोई सोर्स है बेटा, ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से बल्ब है, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो लाइट जब निकल रही है, वेव अगर यहाँ तक पहुंची 3 मीटर के डिस्टेंस पे, तो यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताना है, पीक वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आ रही है? क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने? इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने? हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट स्क्वायर सी। ये फॉर्मूला आपको इंटेंसिटी का अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, आप वीडियो को पीछे स्क्रॉल करके देखेंगे तो उसमें फॉर्मूला लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले। क्या बात समझ में आ रही है? ये इसी तरीके से क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक बार जब ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाए, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी एक चार्ट की हेल्प से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे, क्या इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर्स के लिए इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज खत्म होने के बाद क्या इसी टाइप से 14 के 14 चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो बताइए मुझे, आप मुझे बताइए कमेंट करके। क्या कमेंट करेंगे कि रिवीजन शीट फॉर 14 चैप्टर्स, ऐसे लिखो रिवीजन वीडियो, ठीक, रिवीजन वीडियो शीट फॉर 14 चैप्टर्स, ऐसे कमेंट करिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो देखते हैं, उसे भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो यहां से मुझे क्या निकालना है? ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 उधर चला जाएगा बेटा, 2p बाय एप्सिलॉन नॉट ए सी का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे, आइए। 2p पावर कितनी? 1500, और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना? 3 मीटर ना, तो 3 मीटर की दूरी पे है, तो एरिया कितना हो जाएगा स्फीयर का? स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी दे रखी है? 3। तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा बेटा? 3 का स्क्वायर इनटू स्पीड ऑफ लाइट कितनी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करने के लिए एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो लिखूंगा, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 1500 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये 9 से 9 कैंसिल, 3 इंटू 5 इज 15, ये 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1000। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 9 कितना हो गया? 10 की पावर 12 बाय 10 की पावर 8 कितना? 10 की पावर 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? बोलिए। 10 की पावर 2। क्या बात समझ में आ रही है? कोई समस्या? क्या आपको आंसर दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं देखना, उसमें देखना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं भी गलती से इसी में देख रहा था। मैंने कहा इसमें तो 10 की पावर -2 आ रहा है, 10 की पावर +2 यानी कि 100। क्या बात समझ में आ गई? फोर्थ, द रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट। ये याद करने वाला क्वेश्चन है बेटा। विजिबल लाइट का रेडिएशन प्रेशर कितना होता है? विजिबल लाइट का रेडिएशन प्रेशर, विजिबल लाइट का रेडिएशन प्रेशर आपको याद रखना है 7 इंटू 10 टू द पावर -6 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 7 इंटू 10 टू द पावर -6 पास्कल विजिबल लाइट का अगर रेडिएशन प्रेशर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है? 10 टू द पावर -6। क्लियर? ऑर्डर तो पूछा है 10 टू द पावर -6। ये हो गया आखिरी क्वेश्चन। चले सेमीकंडक्टर के ऊपर। सेमीकंडक्टर का रिवीजन करने के लिए तैयार हो? सेमीकंडक्टर की वो शीट लेके आऊं जिससे हमें रिवीजन करना है, उसके बाद हम सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेमीकंडक्टर की वो शीट ये रही बेटा, बढ़िया लग रही है? देखिए रिवीजन शीट इसकी। तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर बेस्ड हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर लिया। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है अगर वो 0 है, ओवरलैपिंग बैंड है, तो मटेरियल क्या हो जाएगा? कंडक्टर। अगर वो एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। अगर वो एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, तो हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड गैप। अगर एनर्जी बैंड गैप कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा सकते हैं, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, रेजिस्टिविटी कम है। तो आपको दो वैल्यूज भी याद रखनी है। सिलिकॉन के लिए जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको तो मैंने अच्छे तरीके से याद करवा दी थी। सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप खुद ही बताइए, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना होगा, कोई एलईडी लाइट बनानी होगी, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या यूज करना पसंद करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम? ऑब्वियसली जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी सिलिकॉन के मुकाबले। क्लियर? तो बेटा सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर। पूरा रिवाइज कर रहा हूं, करवा रहा हूं, सुनते रहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर। फिर इस रिवीजन के ऊपर बेस्ड हम क्या सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे रहेंगे? सेम। होल्स का कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। होल्स का कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, और उसी को क्या कहते हैं हम? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होते हैं होल्स के कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन। ये बात क्लियर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं, लेकिन T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे, उनके पास एनर्जी नहीं आएगी, थर्मल एनर्जी नहीं आएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएंगे बेटा। तो एनर्जी बैंड गैप के बराबर को कवर करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे एनर्जी नहीं होती। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ के आया हम, 3/2 kBT। केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अरे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट 11th क्लास का, केटीजी का। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी? हाफ केबीटी। और 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी हो जाएगी? 3/2 केबीटी। चलिए ये वाली बात जिन बच्चों को याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है कोई परेशानी नहीं, बस ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन होगा तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर T ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इतनी आ जाएगी कि ये वैलेंस बैंड से निकल के कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच गए वो बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देंगे। और नीचे क्या बचे थे? होल। वो होल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देंगे। सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। और कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और लिक्विड में और गैसेज में आयंस चार्ज को फ्लो करवाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डोपिंग। डोपिंग करने से क्या बन जाएंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और डोपिंग दो तरीके से होगी, या तो ट्राइवेलेंट डोपेंट से या पेंटावेलेंट डोपेंट से। ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट से ही क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? 14th ग्रुप में। और 14th ग्रुप में अगर मुझे एटम हटा के दूसरा एटम लगाना है उसकी जगह, तो एटॉमिक साइज नियरली सेम होना चाहिए। और नियरली सेम एटॉमिक साइज 14th ग्रुप के बराबर का या तो 13th में मिलेगा या फिर 15th में मिलेगा। इसलिए दो ही ग्रुप से इंप्योरिटी आएगी, या तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी या फिर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट वो जिसकी वैलेंसी कितनी है? 3। पेंटावेलेंट वो जिसकी वैलेंसी कितनी है? 5। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ रही है तो समझते रहिए। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी अगर ऐड करेंगे तो उससे क्या बनता है बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल ही है। डोपिंग करने के बाद अगर पी टाइप बन गया है तो उसका नेट चार्ज 0 ही है, न्यूट्रल है वो। सिर्फ हो क्या गया है उसमें? होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन होल के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पेंटावेलेंट एटम्स के डोपिंग करने से क्या बनेंगे? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन दोनों के एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या डिफरेंस आता है? पी टाइप में एनर्जी बैंड डायग्राम में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वो कहां बनता है? वो वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर बनता है। और एन टाइप में क्या आता है? एक डोनर एनर्जी लेवल। वो कहां बनता है? वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनता है, ठीक। तो आपको इसके एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने आना चाहिए T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। और पी टाइप और एन टाइप के एनर्जी बैंड डायग्राम में पता होना चाहिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किसमें बनेगा? एन टाइप में बनेगा। कहां बनेगा? कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां बनेगा? वो बनेगा इसमें, पी टाइप में। कहां बनेगा? वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? कि पूरा मैंने आपको सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट, थ्योरी रिवाइज करवा दी है, ठीक। अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के समय सबसे पहले कौन सा करंट स्टार्ट होता है? डिफ्यूजन। और ड्रिफ्ट करंट कितना होता है उस समय? 0। धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट घटता रहता है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता रहता है। इक्विलिब्रियम में डिफ्यूजन ड्रिफ्ट इक्वल हो जाता है, नेट करंट कितना हो जाता है? 0। तो पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो डिप्लीजन लेयर की थिकनेस घट जाती है, बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट बढ़ जाता है, ठीक। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ग्राफ है और ये रिवर्स बायसिंग के लिए ग्राफ है। फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है, रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट घट जाता है रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में बेटा अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज रहेगी रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड बायस है। पी टाइप को आपने कनेक्ट कर दिया अगर लो पोटेंशियल से और एन को हाई से, उल्टा कर दिया, एन को पॉजिटिव से, पी को नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता नहीं है। आप अगर जरूरत से ज्यादा वोल्टेज लगा देंगे तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिस वैल्यू पे होगा उसे क्या कहते हैं? रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्लियर? फॉरवर्ड बायस में ये करंट को अलाउ करता है, रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या बना लेंगे आगे चल के? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर से पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूं। देखिए, तो चार्ज कैरियर्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और आपको पता है पी टाइप हो या एन टाइप हो या इंट्रिंसिक ही क्यों ना हो, Ne इंटू NH किसके बराबर होता है? Ni स्क्वायर के। होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू Ne म्यू E। Ne क्या है यहाँ पे? Ne है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और म्यू E क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है होल्स का कॉन्सेंट्रेशन और ये है होल्स की मोबिलिटी।
सिग्मा इज इक्वल्स टू ई ब्रैकेट में एनी म्यू ई प्लस एनएच म्यू एच। और टोटल करंट कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो किधर फ्लो करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स की वजह से किधर जाएगा, जिधर होल जाएंगे उसी के डायरेक्शन में। तो दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में नहीं हो जाता, इसलिए करंट क्या आएगा, आई प्लस आई एच। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी ऊपर लिखिए। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या, ई इंटू एनी म्यू ई प्लस एनएच म्यू एच। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चे इसको भूल जाते हैं अधिकतर। मोबिलिटी क्या होती है वैसे, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई समस्या? और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर के केस में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टाउ कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़नी तो चाहिए, लेकिन इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं ना। क्या फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ तो घटता है, लेकिन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा घट जाएगी और कंडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आइए अब हमने ये जो पीएन जंक्शन डायोड बना लिया था, इसको यूज करके हम दो डिवाइस पढ़ लेते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर ये इनपुट सप्लाई है तो ये आपको आउटपुट सप्लाई मिलेगी। इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, इसे मैं तुरंत ठीक कर देता हूँ। केवल पॉजिटिव एक हाफ के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, दूसरे हाफ के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इस तरीके से पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। और फुल वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ के लिए भी आउटपुट मिलेगा और पॉजिटिव हाफ के लिए भी क्या मिलेगा, आउटपुट। इसमें एक डायोड यूज होता है और इसमें कितने डायोड यूज होते हैं, दो। ठीक, इसमें दो डायोड यूज होते हैं और इसमें एक डायोड यूज होता है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसके डायग्राम आप सबको जब नॉर्मल बैच में पढ़ाए गए थे तब रट चुके हैं। ठीक, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये कि ये इसमें अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ फीड की जाए तो ये फ्रीक्वेंसी को सेम रखता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी, आवाज नहीं आई, डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, डबल, 2f। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर में f फ्रीक्वेंसी वाला इनपुट फीड करेंगे एसी सप्लाई, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है, डबल। क्लियर? और जो वोल्टेज की वैल्यू है, एवरेज वोल्टेज, यहाँ पे जितनी एवरेज वोल्टेज है अगर x है तो ये कितनी कर देगा, x/2। एवरेज वोल्टेज की वैल्यू रेक्टिफायर से पास होने के बाद आधी हो जाती है और इसमें एवरेज वोल्टेज चेंज होती नहीं है, एवरेज वोल्टेज सेम रहती है फुल वेव रेक्टिफायर में। क्लियर? तो ये पूरा सेमीकंडक्टर का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। अब सेमीकंडक्टर के एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे इसमें आ गया शॉर्ट ट्रिक, मोड एक्टिवेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ओम का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट बात है ये, डायोड जो है वो आइडियल नहीं दे रखा। आइडियल डायोड अगर होता तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता, 0। फॉरवर्ड बायस में वो करंट फ्लो करवाता है, 0 रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आइडियल नहीं, इसमें तो रेजिस्टेंस दे रखा है। इसका भी 25 ओम है, इसका भी 25 ओम है और इसका भी 25 ओम है, और यहाँ पे 125 125 125 अलग से लगे हुए हैं। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, यहाँ पी से, यहाँ पे एन से, और यहाँ पे पी से। तो ये वाला डायोड तो रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में है तो यहाँ करंट फ्लो करेगा ही नहीं। जितना करंट यहाँ से निकलेगा वो कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा। क्लियर? अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना, 125 प्लस 25 150, और यहाँ पे कितना 150। जब यहाँ करंट बराबर बराबर है, ठीक, मैंने मान लिया यहाँ आई तो यहाँ भी आई प्लस आई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i। ठीक, तो पूछा क्या है मेरे से, पूछा है मेरे से कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और मेरे से करंट का रेशियो पूछा है। क्या पूछा, करंट का रेशियो। तो i3 तो करंट होगा ही नहीं, i3 तो 0 होगा, और अगर i3 0 है तो 0 अपॉन ये तो 0 हो जाना चाहिए, और अगर i3 0 है तो ये तो इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब बात करते हैं i1/i2 की। i1 यहाँ पे है और i2 यहाँ पे। अगर यहाँ से बेटा i करंट चला तो यहाँ और यहाँ बराबर बराबर रेजिस्टेंस में करंट बराबर बराबर बटेगा। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इसमें ब्रांच में आई गया, इसमें आई गया, तो यहाँ से कितना आया होगा, यहाँ से 2i आया होगा। तो i1 की वैल्यू कितनी, 2i, और i2 की वैल्यू कितनी, i। तो i1 अपॉन अगर i2 में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2i अपॉन i, कैंसिल होकर कितना आ गया, 2। क्या क्लियर हो गई बात? क्या मैंने i1 i2 की वैल्यू निकाली, इसमें i1 i2 i3 i4 की वैल्यू निकाली, नहीं निकाली, लेकिन आंसर आ गया। ठीक, अगर ये ना हो भैया, रेशियो ना पूछा हो, ऑप्शन ना हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना हो, करंट की वैल्यू निकालनी ही हो, ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, क्या समस्या है। और आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस वाली ब्रांच में तो करंट जाएगा ही नहीं। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस, 150, अरे 125 प्लस 25, यहाँ पे कितना 150, 150 150 किसमें, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, पैरेलल में 75 इनका इक्विवेलेंट आ गया, और प्लस ये सीरीज में 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 5/100 करंट आ गया, यानी कि 0.05 यहाँ पे करंट है, उसका आधा
0.0025 और यहाँ भी करंट आ गए। चारों करंट की वैल्यू बताइए आप, I1 I2 I3 I4, कमेंट सेक्शन में चारों करंट की वैल्यू बताइए मुझे आप। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, अरे कुछ बोनस भी अभी बताने वाला हूँ, सुन लो। फुल वेव रेक्टिफायर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई इनपुट फीड की जा रही है उसमें, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल वुड बी, जो आउटपुट रिपल्स है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अरे भैया फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता है वो 50, तो आंसर क्या टिक कर देंगे? 100। ये मैं आपको एक बोनस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये क्यों दे रहा हूँ बोनस इन्फॉर्मेशन? जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं या अपने बोर्ड्स के एग्जाम को लेके सीरियस है, या जो उन्होंने पहले पढ़ाई नहीं करी थी लेकिन अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो में अभी तक टिके हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं। और अगर आप बने हुए हो अभी तक, कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए। तो बोनस क्या है बेटा? बोनस ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट की एफ है तो हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होगी? यहाँ पे आएगा वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? एफ ही रहेगी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी हो जाएगी? डबल, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ये है बोनस। देखिए, एसी वोल्टेज की इनपुट में एवरेज पूरी साइकिल के लिए कितना होता है? 0, जो हमने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ रखा है। फुल साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज कितनी होती है? 0। और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज कितनी होती है? 2V0/पाई। ये तो वैल्यू याद होगी आपको। आरएमएस वोल्टेज कितनी होती है? V0/√2। ये तो 3 वैल्यू याद है। फुल साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज 0, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज 2V0/पाई, और हाफ साइकिल और आरएमएस वोल्टेज V0/√2। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में जो वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज आपको मिलने वाली है, वो मिलेगी V0/पाई। कितनी? V0/पाई। और फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी वोल्टेज मिलेगी आपको? एवरेज वोल्टेज। किसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं? एवरेज वोल्टेज की। ये भी ध्यान रखना, वैल्यू लिख किसके रहा हूं? एवरेज वोल्टेज की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में एवरेज वोल्टेज उतनी ही है जितनी एसी इनपुट की थी, और हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज वोल्टेज आधी रह गई। V0/पाई, 2V0/पाई की जगह आधी रह गई। क्या बात समझ में आ रही है आपकी? क्लियर है ये बात? ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए पक्का लिख भी देता हूं कि अगर यहाँ पे x है तो ये कितना हो गया? x/2, और ये x ही है, एवरेज वोल्टेज। ठीक, ऐसा क्यों होता है बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा क्यों होता है। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। कह रहा है डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट से जब जंक्शन किसमें होता है? फॉरवर्ड बायस में। बिल्कुल सही बात, फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, पी से एन की तरफ करंट फ्लो करता है, तो असर्शन ट्रू है। रीजन में कह रहा है डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड, एन से पी साइड की तरफ। ये तो गलत कह रहा है, फॉरवर्ड बायस में तो करंट पी से एन की तरफ होता है, ये गलत हो गया। तो करेक्ट क्या हो गया? सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आ गया मैच द फॉलोइंग, आपकी पसंद का। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज में। और उससे बनता क्या है? एक तो ये मैच हो गया, और ऑप्शन में वो नहीं दे रखा, नहीं तो क्या बनता है उससे? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैसा होता है? 0। एन टाइप का मतलब नेगेटिव होता नहीं है, और पी टाइप का मतलब पॉजिटिव होता नहीं है। पी टाइप का मतलब उसमें होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सिर्फ ये मतलब है। क्लियर? और तो पी टाइप में क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स, यही तो है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स। और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होता है बेटा? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में। और एन टाइप जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहते हैं? एन टाइप। एन टाइप का मतलब नेगेटिव नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? चले, डायोड की बाइसिंग कर दी, केस स्टडी आ गया। इसमें हमसे पूछा हुआ है कौन सा फॉरवर्ड बायस में है, तो आपको पता है अगर पी कनेक्टेड है हाई वोल्टेज से और एन कनेक्टेड है लो वोल्टेज से तो वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और अगर उल्टा है तो रिवर्स में होंगे। इसमें बेटा यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? 0, और उस तरफ वोल्टेज कितनी है? 12। तो एन टाइप तो कनेक्टेड है हाई वोल्टेज से, और पी टाइप कनेक्टेड है लो वोल्टेज से, तो ये तो रिवर्स बायस में निकला। इसे देखते हैं, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब कितना? पोटेंशियल 0। तो पी टाइप कनेक्टेड है -1 से और एन टाइप हाई से, तो ये भी किसमें? रिवर्स बायस में। यहाँ पे ये एन टाइप है, एन टाइप 5 वोल्ट से और पी टाइप 17 वोल्ट से, यही है फॉरवर्ड बायस और यही सही आंसर है। क्या बात समझ में आ गई है? इसे देख लेते हैं एक बार फिर भी कि इधर पी टाइप किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से, +2 से, और एन टाइप -7 से, तो ये भी रिवर्स बायस में है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हमने डायोड का पढ़ा था, अरे अभी तो बताया था, रिवीजन करवाया था। फॉरवर्ड बायस में ग्राफ ऐसा नहीं आता, और रिवर्स बायस में यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, रिवर्स ब्रेकडाउन। और ये करंट होता है और यहाँ पे क्या होती है? वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में ये जो करंट होता है किस ऑर्डर का होता है? मिली एम्पियर के ऑर्डर का, और रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो किस ऑर्डर का होता है? माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का। क्लियर? और यहाँ पे जो वोल्टेज होती है उसको कहते हैं नी वोल्टेज, जिसपे अचानक से करंट बढ़ने लग जाता है उसको क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। और जिसपे ब्रेकडाउन होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो कह रहा है इस ग्राफ के ऊपर बेस्ड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के ऊपर बेस्ड बताइए कि ये जो डायोड है ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है क्या? दोनों तरफ करंट फ्लो करवाता है क्या? बिल्कुल नहीं।
ये तो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है, रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता। ओमिक डिवाइस है क्या? अरे भैया ओमिक डिवाइस तो वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसके लिए तो वी आई ग्राफ आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, तो वो भी नहीं है। अगर ओमिक नहीं है तो पक्का कैसा हुआ फिर? नॉन ओमिक। ठीक है, बाकी ये सब तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखे हैं, ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो इसी तरीके ऑप्शन लगाते हैं फिर टीचर, जब टीचर को ऑप्शन बनाने के लिए नहीं मिलता। पैसिव एलिमेंट भाई आप सोच के देखो ना, एक है ओमिक एक है नॉन ओमिक, या तो ओमिक होगा या नॉन ओमिक होगा। ठीक है, ओमिक नहीं है तो क्या होगा? नॉन ओमिक तो होगा ही फिर पक्का, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ओमिक भी ना हो और नॉन ओमिक भी ना हो। ठीक है, चले तो इसका ऑप्शन था सी और इसका भी सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। फिर से ये ग्राफ आ गया और इसमें हमसे क्या कहा गया है? रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, इस केस में डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। वोल्टेज कितनी चेंज हुई? 20 से 10। तो चेंज कितना का लिख रहा हूं मैं? 10 का। सॉरी, इधर करंट है बेटा, गलती हो गई, माफ कर दो। इंसान गलतियों का पुतला होता है, इस पुतले से भी एक हो गई। तो ये वोल्टेज है और वोल्टेज यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.7 है, तो वोल्टेज का चेंज कितना आ गया? 0.1। और करंट का चेंज 0.8 पे करंट था 20 और यहाँ पे था 10, तो करंट का चेंज आ गया 10। और मिली एम्पियर में तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 की पावर -3। ये आ गया 10 की पावर -2, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +2 इंटू 0.1। 10 की पावर +2 इंटू 0.1, ये आ गया 10 की पावर 1 यानी कि 10 ओम। अरे एक गड़बड़ हो गई, ये तो रेशियो निकालना है, अभी तो केवल इसकी वैल्यू आई है 10 ओम। अभी तो रिवर्स बायस का भी हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रिवर्स बायस के रेजिस्टेंस के लिए रिवर्स बायस में V बाय आई कितना दे रखा है? V -10 और I कितना दे रखा है? 10 की पावर -6। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है इन दोनों का रेशियो। क्लियर? क्यों मिस्टेक हो रही है आज मेरे से? लास्ट क्वेश्चन में क्यों मिस्टेक हो रही है? नजर लगा दी आपने मेरी कैलकुलेशन को, 10 टू द पावर 7, लेकिन तुरंत ऐसे ध्यान आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 10 की पावर 7 हो गया, और इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस अपॉन रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस, तो 10 अपॉन 10 की पावर 7। तो क्या आंसर आएगा? 10 की पावर -6। ये तो +6 है, अच्छा बोला -6। क्या बात समझ में आ गई है? चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। जब आ ही गए हो तो आखिरी में भी 2 क्वेश्चन है, देख लेना इसे। एक क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे फ्लो करता है? फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है P से N। तो P से N ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी तो इधर होना चाहिए, ये वाला सही है, दोनों एक तरफ है, P से N। क्लियर? और ये आखिरी क्वेश्चन, इसका और वाला क्वेश्चन आइडियल जंक्शन डायोड है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना लेना है हमें? 0, केवल यही रेजिस्टेंस है। यहाँ 1 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, हमें किसके लिए बतानी है? करंट की। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट बताना है भाई। करंट की वैल्यू क्या होती है? V बाय R। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस कितना? 200, तो करंट कितना आ जाएगा? 0.01। द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? सेमीकंडक्टर चैप्टर में मैंने आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसमें सिर्फ एक टाइप का न्यूमेरिकल मैं इन 5 क्वेश्चन में नहीं ले पाया हूं, वो प्लीज आप प्रैक्टिस कर लेना। कॉन्सेंट्रेशन कैरियर के ऊपर बेस्ड, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड, ये जो फॉर्मूला आपको बताया था Ne into NH इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर, इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवा पाया हूं क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन का टारगेट बना रखा है, तो 5 क्वेश्चन में वो इंक्लूड नहीं हो पाया, इन्हीं सब ने 5 क्वेश्चन की जगह घेर ली। ठीक है, तो आपको केवल 2 काम करने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में वो टेबल, वो चार्ट याद कर लेना है जिसमें आप सारे प्रॉपर्टीज याद करेंगे, प्रोडक्शन के डिटेक्शन के तरीके याद करेंगे, यूजेस याद करेंगे, और एक इसमें ये वाले न्यूमेरिकल्स आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा, तो अब हम प्रोग्रेस ट्रैकर को देखते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सेमीकंडक्टर, ये 2 चैप्टर और कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारे आएंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर लिख दूं? सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज वाली वीडियो आने वाली है नेक्स्ट। अच्छा, ये तो रही गया, इसका आंसर कौन बताएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पिछले वाला ब्रेन टीजर इजी था, बच्चे कह रहे, मैंने कहा भाई क्यों नहीं आपने आंसर किया कमेंट सेक्शन में, कह रहे इतना इजी है, उसे कमेंट करके ऐसा लग रहा है कि क्या ही हम आंसर कर रहे हैं, तो इसे आंसर करो। ये तो सोचने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरफ जा रही है? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? है ना, मैग्नेटिक फील्ड का बताना है आपको आंसर। क्लियर है? चलिए, जाई छुट्टी सेवा समाप्त, आज के लिए रखते हैं।
बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।